Good morning, students. This is your sociology class, and we are doing chapter 5. And today's our topic is Adivasi's struggle, and page number is 97. Means we are doing the struggles of a caste system, the struggle against caste system, or the struggle of women, struggle of scheduled caste, struggle of other backward class caste OBC. Like today's topic is related to Adivasi's struggle. Like the scheduled caste, the scheduled tribes are social groups recognized by the Indian Constitution as specially marked by poverty, पावरलेसनेस एंड सोशल स्टिग्मा। तो जिस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट होती हैं उसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स भारतीय संविधान ने उन लोगों को माना है जिनको गरीबी के बेस पे पावरलेसनेस मीन्स जिनके पास पावर बिल्कुल नहीं है, सोशल स्टिग्मा मीन्स जिनकी सोशल कंडीशन बहुत ख़राब है। द जन और ट्राइब were believed to be the people of forest whose distinctive habitat in the hill and forest areas shaped their economic, social and political attributes। तो जन जो वर्ड है हिंदी का जन और ट्राइब से ही वो बना है। जो लोग हैं वो लोग माने जाते हैं जो जनरली फॉरेस्ट में रहते हैं और हिली एरियाज में और फॉरेस्ट में रहकर अपनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ को चलाते हैं। ठीक है। However, ecological isolation was nowhere absolute. Tribal groups have had long and close association with the Hindu society and culture, making the boundaries between tribe and caste quite porous। ये कह रहा है कि अब जो है जनरली सिचुएशन ये नहीं है, अब एब्सोल्यूट फॉर्म हो गई है। मीन्स कहीं कहीं पर इनकी कंसंट्रेशन मिलती है और जनरली आज की ट्राइबल कम्युनिटीज हिंदू सोसाइटीज़ के ही एक मिक्सअप पार्ट जैसी हो गई हैं। ये सब हमने इसमें करा चैप्टर 3 में आप रिकॉल कर सकते हो। आपने सब कुछ देखा था कि ट्राइबल ग्रुप्स जनरली वही ग्रुप्स हैं जो हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। उसमें कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के कुछ राजा भी हुए पहले जिन्होंने राज भी किया कई जगहों पर, वहाँ के किंग हुए। ठीक है ना, ये सब बातें आप पहले ही पढ़ चुके हो। In the case of Adivasis, the movement of population from one area to another further complicates the picture। तो आदिवासीज के केस में क्या हुआ है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ा है, तो उसने उनकी पॉपुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। टुडे बेरिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देयर आर नो एरियाज ऑफ द कंट्री दैट आर इनहेबिटेड एक्सक्लूसिवली बाय ट्राइबल पीपल। आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ दिया जाए तो कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से ट्राइबल कम्युनिटीज से, और हालांकि नॉर्थ ईस्ट भी कुछ हद तक जो ट्राइबल कम्युनिटीज से पूरा एरिया डेंसली पॉपुलेटेड हो, ऐसा नहीं है। देयर आर ओनली एरियाज ऑफ ट्राइबल कंसंट्रेशन। तो आज क्या हो गया है, ट्राइबल कंसंट्रेटेड एरिया है। मीन्स किसी एरिया के किसी पर्टिकुलर प्लेस में ट्राइबल लोग रहते हों। ठीक है। Since the middle of the 19th century, non-tribals have moved into the tribal districts of central India, while tribal people from the same districts have migrated to plantation, mines, factories and other places of employment। तो जब 1850 के आसपास, मतलब ये कह रहा है मिडल ऑफ 19, तो 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1900 तक, तो उस टाइम पीरियड में जब ब्रिटिश राज था यहाँ पर, उस टाइम पीरियड में ट्राइबल पीपल अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए और दूसरी जगह के लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको अंग्रेज़ों ने वहाँ पर भेज दिया ताकि उनसे जो खानों में या बागानों में जो काम करवाने थे उसके लिए। In the areas where tribal populations are concentrated, their economic and social conditions are usually much worse than those of non-tribals। तो जिन एरियाज में जो ट्राइबल पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड एरियाज हैं उनमें इनकी कंडीशन और बाकी सभी सोशल ग्रुप से बहुत ज़्यादा लो है। द impoverished and exploited circumstances under which Adivasis live can be traced historically to the pattern of accelerated resource extraction started by the colonial
ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इनकी जो आज की इतनी खराब दयनीय स्थिति है ये हुई है जब पहले अंग्रेजों ने इनके एरियाज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और बाद में आज़ाद भारत की सरकार ने भी वहाँ पर अपने डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट कंटिन्यू किए और वहाँ से इनके मिनरल्स, इनके फॉरेस्ट, इनकी माइंस, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ली। फ्रॉम द लेट 19th century onwards द colonial गवर्नमेंट रिजर्व मोस्ट फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स फॉर इट्स ओन यूज। तो 19th सेंचुरी के ख़त्म होने के दौर में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को अपने अंडर में ले लिया और इनके मटेरियल्स को यूज़ करने लगे। सेवरिंग द राइट्स दैट आदिवासीज हैड लॉन्ग एक्सरसाइज टू यूज़ द फॉरेस्ट फॉर गैदरिंग प्रोड्यूस एंड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जिन फॉरेस्ट को आदिवासी अपने लिए मटेरियल इकट्ठा करने के लिए और एक जगह बदल बदल कर खेती करने के लिए यूज़ करते थे, वो अंग्रेज़ों के पास चले गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। फॉरेस्ट वर नाउ टू बी protected for maximizing timber production. With this policy, the mainstay of their livelihoods was taken away from Adivasis, rendering their lives poorer and more insecure. तो जो एक बड़े लेवल पर प्रोडक्शन के लिए ब्रिटिशर्स ने फोर्स रिजर्व को अपने कंट्रोल में किया, तो उसके बाद आदिवासी की ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर होती चली गई, गरीबी में होती चली गई। Denied access to forest and land for cultivation, Adivasis were forced to either use of forest illegally and be harassed and prosecuted, injured and thieves। तो जब इन्होंने अपना छुप कर इन जगहों पर खेती करनी चाहिए तो उनको ट्राइबल कम्युनिटीज़ के इन एक्शंस को इलीगल माना गया और उनको मतलब जेलों में डाल, उनके साथ हैरेस कंडीशन में उनको रखा गया और जेल वगैरह में डाल दिया गया। और माइग्रेट इन सर्च ऑफ, और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, मतलब गवर्नमेंट से बचकर अपनी जगह पर खेती नहीं कर रहे थे, वो और जगह पर मूव कर गए, माइग्रेट कर गए। The independence of India in 1947 should have made life easier for Adivasis, but this was not the case. भारत की आज़ादी के बाद ऐसा माना गया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की कंडीशन सुधर जाएगी, बट ऐसा एक्चुअली में हुआ नहीं। फर्स्टली द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर फॉरेस्ट कंटिन्यू। पहली बात तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिसोर्स को मोनोपोली किया था, मतलब अपने अधिकार के अंदर लिया था, वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की सरकार ने भी ऐसे ही रखा। If anything, the exploitation of forest accelerated. Secondly, the policy of capital-intensive industrialization adopted by the Indian government required mineral resources and power generation capacities which were concentrated in Adivasi area। और दूसरी बात, जो एक बहुत बड़े स्तर पर कैपिटल इंटेंसिव मीन्स बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा के जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया गया भारत के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत थी और ये रिसोर्सेज जनरली ट्राइबल एरियाज में मौजूद थे, तो इनको एक्सप्लॉइट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। आदिवासीज लैंड वर रैपिडली एक्वायर्ड फॉर न्यू माइनिंग एंड डैम प्रोजेक्ट्स। तो उनकी ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया। इन द प्रोसेस millions of Adivasis is displaced without any appropriate compensation or rehabilitation। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे आदिवासियों को अपनी जगह से डिस्प्लेस किया गया और बदले में उनको कंपनसेशन भी बहुत कम मिला, या रिहेबिलिटेशन मीन्स और किसी जगह पर रहने की अच्छी व्यवस्था भी नहीं दी गई। जस्टिफाइड इन द नेम ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, These policies were also a form of internal colonialism। तो ये पॉलिसीज भी justified in the name of national development and economic growth, these policies were also a form of internal colonialism। इन पॉलिसीज को भी आंतरिक कोलोनियलिज्म का ही एक रूप माना गया। ठीक है। प्रोजेक्ट्स सच सब्जेक्टिंग आदिवासीज एंड एलिनेटिंग द रिसोर्सेज अपॉन विच दे डिपेंड। तो उनके रिसोर्सेज छीन लिए गए जो जिन रिसोर्सेज पे उनकी लाइफ डिपेंड थी। प्रोजेक्ट्स सच एज सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा इन वेस्टर्न इंडिया एंड पोलावरम डैम ऑन द रिवर गोदावरी इन आंध्र प्रदेश will displace hundreds of thousands of Adivasis, driving them to greater destitution।
तो ये जो प्रोजेक्ट दो एग्जांपल दे रखे हैं, आपको ध्यान रखने हैं कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से हजारों आदिवासियों को उनके एरिया से निकलना पड़ा और माइग्रेट होना पड़ा। दीज process continue to prevail and have become even more powerful since the 1990s when economic liberalization, ये प्रोसेस जो थी आदिवासी की कंटिन्यूसली जो लाइफ खराब होती जा रही थी, उनको माइग्रेट होना पड़ रहा था, उनके रिसोर्सेज छीन रहे थे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद आपको पता 1990s में एलपीजी आया इंडिया में, उसके बाद और भी ज़्यादा उनकी आदिवासी की कंडीशन खराब हो गई। Like the term Dalit, the term Adivasi connotes political awareness and the assertion of rights, literally meaning original inhabitants. The term was coined in 1930 as part of struggle against the intrusion by the colonial government. तो 1930s में इनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा गया। ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स मीन्स कहाँ के, फॉरेस्ट के। जब इन्होंने अंग्रेजों की पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ और जो बाहर से बड़े बड़े मनी लैंडर आकर यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स चालू कर रहे थे, उनके अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट किए। बीइंग आदिवासीज इज अबाउट शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, एलिनेशन ऑफ लैंड, रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट सिंस इंडिपेंडेंस इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड मच मोर। तो ये आदिवासीज कंटिन्यूसली अपनी फॉरेस्ट को खोते गए, अपनी ज़मीन को खोते गए, एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस होते रहे, और आज़ाद होने के बाद की सरकार में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे जो डेवलपमेंट की गई, उससे भी इनकी साथ वही कंडीशन रही जो पहले हो रही थी। इन स्पाइट ऑफ हैवी ओड्स against them and in the face of their marginalization, many tribal groups have been waging struggles against outsiders called the Dikus। तो Dikus people कौन है, जो ट्राइबल एरियाज में आउटसाइडर लोग जा रहे हैं, ठीक है, जो आउटसाइडर ट्राइबल एरियाज में गए उनको Dikus बोला जाता है। ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में, ठीक है, फिलअप्स में। तो इन पोस्ट Independence India, the most significant achievement of Adivasis movement include the attainment of statehood for, या आपने ये भी थर्ड चैप्टर में पढ़ लिया है कि आज़ाद भारत में पहली बार कुछ आदिवासी के लिए जो उनके स्ट्रगल से कुछ उन्होंने प्राप्त किया, तो वो है झारखंड और छत्तीसगढ़, दो राज्य बने। जो पहले झारखंड तो आपको पता ही है बिहार का पार्ट था, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एमपी का पार्ट था, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट Adivasis and their struggles are different from the Dalit struggles because unlike Dalits, Adivasis were concentrated in contiguous areas and could demand states for their own। तो आदिवासीज और दलित के स्ट्रगल में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क है कि आदिवासीज पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड मीन्स कंसंट्रेशन है, उनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट ये नहीं है जिस तरह से फॉरेस्ट में पूरे फॉरेस्ट में होते थे वैसा नहीं है, वहाँ से वो डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो वो एक कंटिन्यूअस पॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की वजह से वो अपने लिए स्टेट की डिमांड कर सकते हैं। और जो 2000 में झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और झारखंड जो बिहार से बना, ये उसी का परिणाम था। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट आदिवासीज इन द लाइन ऑफ फायर, विकास के नाम पर आदिवासी को किस तरह से मतलब उनके साथ अन्याय हुआ है। The new year brought that to Odisha. On 2nd Jan 2006, police opened fire on a group of Adivasis, killing 12 and injuring many others. For the past 23 days, the Adivasis had blocked the state highway at Kalingnagar, peacefully protesting against the takeover of their farmlands by a steel company। 2 जनवरी 2006 के दिन जब उनको 20 दिन हो गए थे, 15-20 दिन 23 दिन हो गए थे आदिवासी लोगों को, अब रोड ब्लॉक किए, स्टेट हाईवे ब्लॉक किए, किस बात पर? क्योंकि एक स्टील कंपनी ने उनकी जो जिस जमीन पर वो खेती करते थे फॉरेस्ट में, वो जमीन एक्वायर कर ली थी। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, तो पुलिस ने उन लोगों को जो मारा था ओपन फायर करके कंटिन्यूसली। तो उस चीज़ का ये एक एग्जांपल दे रखा, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आज का आपका टॉपिक है।